हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में हम 3 इश्यूज के ऊपर आपको मालूमात देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चीन में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा कॉन्फ्रेंस और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपनी तकरीर का ऐसा कौन सा पैरा ऐड किया था अपनी तकरीर में जिसकी वजह से भारत नाराज़ हुआ। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे ईरान में जासूसों की। ईरान में बड़ी तादाद में जासूस गिरफ्तार हुए हैं, कुछ को सज़ाए मौत भी दे दी गई है, लेकिन उनकी नेशनलिटीज़ बड़ी अहम है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारतीय बाशिंदे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं वो अफ़गान हैं। तो ये असल में उनकी नेशनलिटी क्या है, कुछ इसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे अब्राहमिक अकॉर्ड की, जो कि अमेरिका ने शुरू किया था साल 2020 में इसी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में। उस अकॉर्ड में क्या बड़ा होने जा रहा है या क्या अहम होने जा रहा है, मुख्तसर सी बात इस पे करेंगे। आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। फ़खर, आप खरीद से? शाह जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। यार मैं तो सुबह से पार्लियामेंट में बैठा हुआ था और पार्लियामेंट में आज बजट पास हो रहा है। नौशीन इफ्तिखार जो है हुकूमती रुकन डस्का से, आपको पता है, उन्होंने आज बिल पेश किया अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का। अच्छा, ठीक है, और वो बिल को मंजूर कर लिया गया। अभी रिसेंटली भी हुआ था ना कुछ? जी, वो बिल जो है फॉर्मली अभी मंजूर हुआ है। अच्छा, तो नौशीन इफ्तिखार जो है उन्होंने वो बिल पेश किया और बेसिकली जिस बिल का ये है कि जो हुकूमती वज़रा हैं वो ग्रेड 22 के या MNAs उसी एतबार से डिक्लेयर होंगे सरकारी अफसरान के बराबर। ठीक है, ठीक है। तो जब सरकारी अफसरान का या सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा, उसी तरह उनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा। मतलब 10% है तो इनका भी 10% होगा। ये तो 100% से भी आगे नहीं, ये तो 300% इजाफा इन्होंने गालबन 400% किया है। वो इजाफा तो इनका हो गया। अच्छा, अब जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा होगा, वो इजाफा भी इनको मिलेगा। शाह जी वैसे हर टेन्योर में ये आते हैं और अरकान जो है अपनी अपनी तनख्वाहें बढ़वाते हैं। ये पहली मरतबा नहीं हो रहा और ये मेरा ख्याल है बड़ी ज़्यादती है। एक तरफ जब इनको महंगाई का रोना रोया जाता है तो ये जस्टिफिकेशन कई ढूंढ के ले आते हैं, और जब अपनी तनख्वाहें बढ़ाने का होता है तो फिर कहते हैं गुजारा नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि इनको एहसास बिल्कुल भी नहीं है आम आवाम का। ये जो जुल्म है यार, ये जुल्म है, बिल्कुल जुल्म है। अगर अपने आप को अवाम से कहते हैं तो फिर अवाम में से होना पड़ता है ना। मतलब इनमें से कौन से होंगे जो तनख्वाहों पे गुजारा नॉट करते एट ऑल। हाँ, करोड़ों रुपए लगा के आते हैं ये इलेक्शंस के ऊपर। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, मैं नाम लूं तो बड़ा बुरा लगेगा। जितने भी बड़े बड़े नाम है ना, आप सबको इस बात की लालच है कि उनको प्रोटोकॉल की गाड़ियां सरकार दे। सबको इस बात की लालच है कि उनके घर पे सरकारी मुलाजम हो, नौकरी करें। यार ये तो सारा प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। फर्निश भी गवर्नमेंट करके दे इनके नहीं, किसी ने अगर सिक्योरिटी लेनी है तो अपनी जेब से पैसे खर्च करें। मेरे और आपके टैक्सों से क्यों पैसे लेते हैं? बिल्कुल, ये तो ज्यादती है ना। बिल्कुल। खैर शाह जी ये तो चलता रहेगा। मुझे ये बताएं, बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट जो हो रहा है जो शंघाई ताउन तंजीम का, उसमें बड़ी हलचल मची है। क्या उसमें हुआ है? कोई मेन पेश हो गया है। एक तो ये है कि कल हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था तफसील से अजीत डोवल के हवाले से, जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो कि ISI चीफ भी हैं, आसिम मलिक साहब के बारे में। तो दोनों ने अपनी अपनी तकरीरें की। ठीक है। लेकिन दोनों के बारे में एक खबर अभी तक सामने नहीं आई कि क्या दोनों ने शेक हैंड किया या नहीं किया। ठीक है, अभी तक जाहिर है शेक हैंड मैटर करता है। अच्छा, बिल्कुल मैटर करता है। ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, क्योंकि ये आगे बड़ी चीज़ होने में एक दरवाज़ा खोलती है। ठीक है। तो लेकिन हमने कल बता दिया था कि उन्होंने अपनी तकरीर में जो पहलगाम वाक़े का जिक्र किया है, दहशतगर्दी का जिक्र किया है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल ने। पाकिस्तान के भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने अपनी पाकिस्तान की मसाइल जो है दहशतगर्दी के, किस तरह से पाकिस्तान में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, भारतीय दहशतगर्दी को हाईलाइट किया है। लेकिन एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं वहाँ पर लगा सकते। ना उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है, अच्छा, ना पाकिस्तान ने उनका नाम लिया। तो पहली बात तो ये है कि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। आज गालबन किसी ने कोई मजमून लिखा हुआ था, कोई तारीफ़ें की हुई थी DJI की। अच्छा, ठीक है, कुछ पता नहीं। तो लेकिन वो मेरे ख्याल में जस्ट उसमें ये था कि जी वो इंडिया की ऐसी की ऐसी फेर दी। मतलब ट्रंप वाला वो अभी वो नहीं हो रहा जो वो कह रहे थे दोनों मुल्क बैठ के मुज़ाकरात शुरू करेंगे, और नहीं अभी नहीं हो रही, लेकिन उसकी बेसिक्स जो है ना वो इसी तरह होती है ना कि पहले तो
शेक हैंड करेंगे ना। तो मुझे ये इस बात का इल्म है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं पाकिस्तान के और भारत के, ये दोनों फ़ोन पे राब्ते में हैं। अच्छा, ये मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, ये कोई अंदाजे नहीं बता रहा कि ये मुझे पता है कि ये राब्ते में है। और ये राब्ता इनका आपको पता है, ये जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो उसके बाद ही पाकिस्तान ने आसिम मलिक को, जो ISI चीफ थे, उनको नॉमिनेट किया था और ये अच्छा काम किया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कर दिया। और आपको पता है वो जो पुराने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे जनरल जंजुआ, नासिर जंजुआ, उन्होंने बड़ा काम किया था और वो इन्हीं अजीत दोवल के साथ बड़े क्लोजली राब्ते में रहते थे और बड़े उन्होंने अवर्ट करवाए हैं कि पाकिस्तान ने कुछ कर दिया है तो उधर से जवाब इंडिया ने नहीं दिया, इंडिया ने कुछ कर दिया है तो पाकिस्तान ने नहीं जवाब दिया। तो उसकी वजह ये थी, ये दो बंदों की कोऑर्डिनेशन, अजीत दोवल की और जनरल जंजुआ की, नासिर जंजुआ की। तो अब फ़र्क क्या पड़ा है शाहजी, क्योंकि अजीत दोवल मोदी के साथ ही आ रहे हैं, वो उस टाइम से मोदी की जो पॉलिसी है पाकिस्तान के हवाले से वो सेम है, बदली नहीं है। आप पहले कह रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर कार्रवाई को अवर्ट किया था अवर्ट करते NSAs को, अब क्यों नहीं करवा सकते? असल में जब अब आपने एक बड़ा बुनियादी सवाल किया, मैं ना इसमें कुछ हमारों का भी कसूर है और कुछ उधर का भी कसूर है, ठीक है। अब मैं हमारों के कसूर के बारे बात करूंगा ना तो डाले आ जाएंगे मेरे पास भी। अच्छा, ठीक है, डाले हर जगह पहुंचते हैं, उधर भी पहुंचते हैं, डाले पहुंच जाते हैं सारी जगह। तो इशू ये है कि कुछ थोड़ी सी पॉलिसी इधर चेंज हुई है। पाकिस्तान की जो जनरल बाजवा के दौर में कश्मीर पॉलिसी थी, वो जनरल आसिम मुनीर के दौर में नई पॉलिसी आ गई है। लेकिन तो पाकिस्तान ने वो कश्मीर पॉलिसी एक्टिवली इम्प्लीमेंट तो नहीं की अभी तक कोई पाकिस्तान का? नहीं, मैं डील करने की बात हो रही है ना। ठीक है, जनरल बाजवा के दौर में तो आप देखें ना, बहुत सारी इश्यूज़ हुए। जो 2003 का जो मुआहदा था मुशर्रफ के साथ, उसको रीइंफोर्स हमने किया 2021 में। इंडिया ने वो भी कर दिया था, 19 अगस्त कर दिया था, जो 2019 5 अगस्त 2019 को जो कश्मीर का स्टेटस है कॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने चेंज किया था। तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के मामले के ऊपर जो सीज़ फायर हो चुका हुआ था लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, तो अब जनरल आसिम मुनीर आए तो इनकी दफ़ा पॉलिसी में भी तब्दीली आई है कश्मीर की पॉलिसी। ठीक है, और ये विजिबल हुआ है, उसकी डिटेल में जाना एक वो गैर ज़रूरी होगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं ना दोनों मुल्कों के, उनमें इस बात की कैपेसिटी होती है कि वो दोनों मुल्कों को जंग ना करने दें, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उसी नहीं एडवाइस करना होता है आगे मोदी को, लीडरशिप को। प्राइम मिनिस्टर मोदी को एडवाइस करना है अजीत दोवल ने। पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इमरान खान साहब के दौर में मोईद यूसुफ साहब थे, वो इमरान खान साहब को एडवाइस करते थे। कितने इफेक्टिव वो खान साहब पे हो सकते थे, इस पे बात क्या करें। मोईद यूसुफ साहब आजकल माशाल्लाह बीकन हाउस यूनिवर्सिटी के सरबराह हैं, अच्छा काम। मैं इसमें ऐड करूं जी प्लीज़। जो मोईद यूसुफ साहब हैं, ये वो वाहिद इमरान खान की उसमें इंडक्शन थी कैबिनेट में, जो कि डायरेक्टली जनरल बाजवा ने फ़ोन करके इमरान खान को कहा था कि ये जो मोईद यूसुफ साहब हैं इनको NSA लगाया जाए। एक इनको और दूसरे जो है वो आपके ननकाना साहब वाले, वो जो ब्रिगेडियर साहब जो थे, ये दो जो वज़ीर इजाज़ शाह, ये दो वो थे जो उस टाइम के जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने टेलीफोन करके इमरान खान को सिफारिश की थी कि ये दो काबीना में शामिल किए जाए। जनरल बाजवा ब्रिगेडियर इजाज़ शाह के ब्रिगेड मेजर रहे। अच्छा, जब वो ब्रिगेडियर थे तो ये उनके साथ मेजर के तौर पे तो इसलिए ताल्लुक था। बाकी जो आपने मोईद यूसुफ की बात की, मोईद यूसुफ बड़े टैलेंटेड और बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। अमेरिका में थे, USIP में थे, हुआ होगा इनका राब्ता। और ये बात जो आप बात कर रहे हैं, ये बात ऐसी है, इन्होंने पिंडी की सिफारिश पे, मतलब बाकी भी पिंडी की सिफारिश पे होंगे, लेकिन ये डायरेक्टली नाम लेके इन दो का कहा था कि इनको ऐसे वो दिया। तो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है पाकिस्तान के, अभी वो आसिम मलिक है। पहले तो ये है कि मोईद यूसुफ जब गए तो हमने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ही नहीं लगाया, ठीक है। और अरसा बाद हमें ख्याल आया तो हमने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो लगाया तो वो DGISI को लगा दिया। हालांकि जो कॉन्सेप्ट है ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का, ये उसकी नफ़ी है। ISI चीफ को या किसी इंटेलिजेंस चीफ को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं होना चाहिए। आइडियल बात कर रहा हूँ मैं। वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि इंटेलिजेंस या फ़ौज अपने बॉर्डर के इश्यूज़ को या अपने
आर्च राइवल जो मुल्क होते हैं उनको एक ख़ास एंगल से देखते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन होता है? जो कि सिविलियन और फौजी मौक़िफ़ दोनों को सुनता है और इंटरनेशनल अमूर को मद्देनज़र रख कर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को या अपने प्राइम मिनिस्टर को वो एडवाइज़ करता है। ठीक है, तो और अपनी ज़ाहिर है पॉलिसी को अब पाकिस्तान ने बना दिया ISI चीफ़ को। क्यों बनाया? मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, इन साहब के इनके दिल में यही होगा कि नेशनल सिक्योरिटी कस्टोडियन ही फ़ौज और ISI है पाकिस्तान में, तो इन्हीं को बना देते हैं। तो लेकिन जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है ना उसकी ये नफ़ी है। लेकिन एक बात उसमें है कि अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अगर कोई सिविलियन होता, फ़र्ज़ करें अगर मोईद यूसुफ होता या कोई भी XYZ, क्या वो कमिटमेंट को कर सकता था? अगर इंडिया के साथ कोई बात होती तो वो नहीं कर सकता था। मैं इसी पे ही बात करना चाह रहा था। तो अब ये कमिटमेंट करने की पोजीशन में है। आसिम मलिक साहब कोई बात अगर करेंगे ना कि वो कहते हैं कि जी हम आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, इंडिया कहता है, पाकिस्तान कहता है, तो कमिटमेंट कौन देगा? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कम ISI चीफ एंड ISI चीफ। तो इस कमिटमेंट के ऊपर यानी कि अमल प्रैक्टिकल बात की है इन्होंने। एक और भी इसका जो है एस्पेक्ट ये भी हो सकता है ना कि जो पाकिस्तान में सबसे बाखबर तो ISI चीफ ही होता है, जिसके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हर हवाले से इंटेलिजेंस की भी आ रही होती है, सारा कुछ आ रहा होता है। तो वो डिसीजन मेकिंग में भी जो है मेरा ख्याल है कि वो बड़ा इफेक्टिव हो सकता है। मतलब जो एक आपने उसका ये दूसरी साइड पे देखें तो उसमें फिर वही कमिटमेंट वाला भी है, और दूसरा ये कि इंफॉर्मेशन बेस्ड जो अगर कोई आप डिसीजन लेते हैं तो उस हवाले से भी, और तीसरा फिर जो है ये जो टाइमिंग थी उस टाइम कि भारत की तरफ से जो है वो हमला होने जा रहा था या हो चुका था, उस टाइम ये अपॉइंट किया गया था। तो मेरा ख्याल है कि वो उस टाइम फिर ये एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तौर के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन आगे जाके अब ये उसका जो जिस तरह से वो किया एक्सटेंड कर दिया गया है, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई एक उसके जो नेगेटिव हैं तो उसके पॉजिटिव्स भी हैं, प्रोज एंड कॉन्स। अच्छा नहीं, वो प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज़ के होते हैं, लेकिन आइडियल बात तो ये है ना कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का ऑफिस बड़ा मौसर होना चाहिए और यहाँ पे एक मौसर आदमी होना चाहिए। ISI का, IB का, फौज का अपना अपना एक रोल है ऑलरेडी। तो खैर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आइडियल डेमोक्रेटिक सिचुएशन नहीं है, बदकिस्मती है ये। खैर वो बताएं कमिंग बैक, हाँ SCO में जो एक तो ये है कि इन दोनों की तो तकरीरें हो गई, उन्होंने अपनी बात कर ली, इन्होंने अपनी बात कर दी। अभी हमारे पास मालूमात नहीं, वो देंगे कि क्या इन दोनों ने हाथ मिलाया या नहीं मिलाया। मेरा अंदाज़ा, मालूमात नहीं, ये मैं अंदाजे की बात कर रहा हूँ, मेरा अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र DG ISI आसिम मलिक ने हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल से हाथ मिलाया होगा, मेरा अंदाज़ा है। मालूमात आपको देंगे, कंफर्म करके देंगे, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है। अब चलते हैं आगे। किस बुनियाद पे अंदाज़ा है? मेरा अंदाज़ा इसलिए है कि मुझे ये मालूमात है कि दोनों फ़ोन पर इनफॉर्मली राब्ते में हैं। तो इस बुनियाद पे अगर वो इनफॉर्मली राब्ते में है तो अखलाकियात का तकाजा क्या है कि आमने सामने अगर मेरी और आपकी जितनी भी इख्तलाफ हो, फ़ोन पे हम रब्ता करते हैं कोई काम के लिए, लेकिन आमने सामने आएंगे 9 मुल्कों के सामने, SCO ममालिक के नेशनल सिक्योरिटी, तो हम नहीं हाथ मिलाएंगे। शाह जी मैं इस पर थोड़ा सा बताऊँ, मुझे लगता है नहीं हुआ होगा। उसकी मैं रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मैं तो अंदाज़ा ही बताया। जो शंग्रीला एक वो हुआ है जो उसमें सिंगापुर में हुआ है गालबन, जिसमें हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के गए थे जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, और इंडिया की तरफ से जनरल अनिल चौहान गए थे। तो वहाँ पे भी ना हैंडशेक हुआ था, ना फ़ोन पे राब्ते में नहीं है ना। नहीं, फ़ोन पे हो या ना हो, जो मिलिट्री मैटर करता है मिलिट्री उससे ज़्यादा। आपको पता है ये इस तरह के जो कस्टम्स और ये होते हैं उसमें मिलिट्री ज़्यादा उसको वो करती है, फॉलो करती है। आपने जनरल अनिल चौहान वाला वो बयान सुना था कि जो सबसे ज़्यादा रैशनल लोग होते हैं जंग के दौर में वो यूनिफॉर्म जो पीपल होते हैं वो होते हैं। वो एक तरफ वे इस तरह की भी बात करें, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ पे हैंडशेक नहीं किया, कोई जो बायलैटरल मुलाकात तो दूर की बात है। वो फ़ोटो भी देखें तो एक तरफ जो है जनरल अनिल चौहान एक कोने पे खड़े हैं, दूसरे कोने पे जो है जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा खड़े हैं। तो मुझे ये लगता है उसको अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये इन्होंने कोई वो किया हो। आपने एक अंदाज़ा लगाया, एक मैंने, अच्छा वैसे आपस की बात है, जनरल अनिल चौहान हो या जनरल शमशाद शाहिर हो, अजीत डोवल हो या आसिम मलिक हो, अगर ये आपस में हाथ नहीं मिलाते तो ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। इस पे ये कोई इंडिया बैशिंग या पाकिस्तान बैशिंग की बात नहीं है, ये बेसिक इखलाकियात हैं जिसने आगे आपकी बुनियाद रखनी है। दोनों मुल्कों ने
अच्छे पड़ोसियों की तरह अगर रहना है तो। शाह जी, इसमें बुनियादी किरदार जो बुनियादी वजह मैं समझता ना वो भारत की है, हठधर्मी है। हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, इवन पहलगाम इंसिडेंट के बाद से देख लें जिस तरह से उसका रवैया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इसमें कोई रिलक्टेंट हो गया है। पाकिस्तानी जो क़यादत है हैंड शेक मिलाने के हवाले से, ये इंडिया की तरफ से ही ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा चलिए, मैं इस वक्त इंडिया बैशिंग नहीं करना चाहता। आप जो बात कर रहे हैं ना कि जी वो इंडिया ही इंडिया, मैं नहीं करना चाहता, मैं कोई नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आपको आगे मालूमात देता हूँ जो बड़ी मालूमात। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, कल हमने प्रोग्राम में जिक्र किया था कि ये दोनों राइट विंग के कंजर्वेटिव हैं। एक फ़ौज की तो बात आपने कर ली ना, या उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की बात कर ली, तो हमारे दोनों ही कंजर्वेटिव हैं। हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर भी, राजनाथ उनके इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। हमारे जो हैं ख्वाजा आसिफ फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, ये फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लेकिन इंडिया के बारे में इनकी जो ओपिनियन है, ये पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उससे अलाइन है। जो जैसी मिलिट्री सोचती है ये उससे। और फिर एक वजह शायद ये भी है कि ख्वाजा आसिफ साहब सियालकोट में रहते हैं, कश्मीरी बैकग्राउंड है, साथ इंडिया नज़र आता है। वो जो कतर की जंग टैंकों वाली हुई है, ये इन्होंने देखी हुई है। तो एक वो पर्सनल शायद वजह भी हो सकती है। हुआ ये है, जो बड़ा वाक़या जो हुआ ये है कि SCO के वज़राए दिफ़ा कॉन्फ्रेंस थी और इसमें तरतीब होती है नामों के एतबार से, मुल्कों के नामों के एतबार से। तो गालिबन तीसरे नंबर पे इंडिया का नाम था। यानी कि इंडिया के वज़ीर दिफ़ा ने जो तकरीर करनी थी वो तीसरे नंबर पे करनी थी। तकरीरें पहले लिखी हुई होती हैं। तो राजनाथ सिंह ने तकरीर की और कहा कि जी देखिए दहशत गर्दी ख़त्म होनी चाहिए, लश्कर तैयबा ख़त्म होनी चाहिए, लश्कर जैश मोहम्मद और वो तंजीमें जो नाम लेते हैं। हाँ। अच्छा, वैसे आपस की बात है, इस बात पे हमें बुरा बनाने की क्या पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है? पाकिस्तान ने इन तंजीमों को बैन किया हुआ है, तो हमें बुरा बनाने की क्या ज़रूरत है? हम भी तो इस तरह हैं। खैर, तो उन्होंने अपनी तकरीर में बातें की। ख्वाजा आसिफ साहब ने जब उधर बैठे हुए थे देखा तो अपने जो तकरीर है ख्वाजा आसिफ साहब ने उसमें एक पैरा इजाफा कर लिया। अच्छा, ठीक है। पैरा इजाफा क्या किया इन्होंने बेसिकली तरतीब ये है, उसमें असूल ये है कि आप जब भी कोई खिताब करेंगे तो आपने दूसरे मुल्क का नाम नहीं लेना। ठीक है, ठीक है। यानी कि भारत ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। अब पाकिस्तान की बारी थी, 5वें नंबर पे थी ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर तरतीब में। तीसरे नंबर पे ये हो गए, 5वें नंबर पे थे ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ ने जब तकरीर की तो ख्वाजा आसिफ ने पहले तो SCO के झंडे के ऊपर बात की, ज़ाहिर है अपनी वो जो एक लिखी हुई तकरीर का हिस्सा था वो सारा किया। फिर एक इजाफी पैराग्राफ था जो इन्होंने बीच में शामिल किया था और बड़े इंटेलिजेंट, ज़ाहिर है इनके साथ ख्वाजा आसिफ के साथ इनका स्टाफ भी होगा, फॉरेन ऑफिस के लोग भी होंगे, तो क्रेडिट और डिसक्रेडिट वट एवर यू से। लेकिन इन्होंने ऐड किया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बीच में लिखा कि दहशत गर्दी को अपनी अंदरूनी नाकामियों की वजह नहीं बतानी चाहिए। यानी दहशत गर्दी के ज़रिए अंदरूनी नाकामियों को छुपाया नहीं जा सकता। ये इनडायरेक्टली वही हो गया कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है, ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जो पहलगाम का काम किया ना आपने वो फॉल्स फ्लैग था। ठीक है। फिर उन्होंने कहा जी पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार है और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हुई है और जाफर एक्सप्रेस का जिक्र किया उधर कि जी जाफर एक्सप्रेस में भी, और इन दहशत गर्दों को सजा मिलनी चाहिए और यहाँ पर दहशत गर्दी करा रहे हैं। और फिर उन्होंने अगला काम किया जिसे कहते हैं ना वो बहुत ही फ्रंट फुट पे आके उन्होंने छक्का मारा। ख्वाजा साहब ने छक्का मारा। उन्होंने कहा जी कुलभूषण सिंह यादव को हमने गिरफ्तार किया हुआ है और उसने एतराफ़ किया हुआ है कि वो करता है। अब कुलभूषण इंडिया का नाम नहीं लिया इन्होंने। अब ख्वाजा साहब ने इंटेलिजेंट किया। तो अब ये सारी बातें जा रहे हैं उधर भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी सुन रहे होंगे और उनका स्टाफ भी सुन रहा होगा। तो जब तकरीरें मुकम्मल हुई तो जो राजनाथ सिंह है मांगा उन्होंने, नहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि नहीं जी मैंने, भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि नहीं मैंने जवाब देना है, राइट टू रिप्लाई मांगा। असूल ये तय है कि दे नोबडी एंगेज नहीं करना। जो चीनी होस्ट थे, चीनी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने वो राइट टू रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा, नहीं दिया भारत को। अच्छा, अब नहीं दिया। अब आई ज्वाइंट कम्युनिके, ज़ाहिर है उनको अच्छा नहीं लगा होगा। ज्वाइंट कम्युनिके तब इशू होता है जब सारे
रुकन मालिक दस्तखत करते हैं। तो उन्होंने जब देखा तो बीच में पाकिस्तान का जिक्र ज़रूर था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी होती है और ये वो पहलगाम, और फिर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का मामला हल करने की भी बात की थी, ठीक है, क्योंकि मुतनाज़ा तो यूएन के तहत है ना, उसमें इंडिया का जिक्र नहीं किया। अब वो इस बात पे वो कहते थे जी पहलगाम में जिक्र करें, और ज़रा इनडायरेक्टली पाकिस्तान का जिक्र करना चाहते थे, वो नहीं हुआ, तो उन्होंने साइन नहीं किए, ठीक है, फिर वो चले गए और ज़ाहिर है वो बात फिर आगे नहीं बढ़ी। इलामिया नहीं फिर वो जारी जी, इलामिया तो अगर जारी, इलामिया तो जारी नहीं हुआ, लेकिन इन जो सारे वज़रा हैं वो किसके साथ खड़े हो गए? ख्वाजा आसिफ के साथ, पाकिस्तान के साथ। अच्छा, मेरी इतलात के मुताबिक बांग्लादेश के वज़ीर दिफा इनसे मिले हैं, ख्वाजा आसिफ से, और बड़े पुरतपाक मिले हैं। फिर एक और अहम वज़ीर दिफा इनसे बड़े पुरतपाक अंदाज में मिले हैं, वो ईरान के वज़ीर दिफा हैं। अच्छा, ठीक है। अब ईरान के वज़ीर दिफा का चीन में पाकिस्तानी वज़ीर दिफा को मिलना एक बड़ा सिंबॉलिक अहमियत है ना उसकी, और ये बात किसको बुरी लगेगी? भारत को। तो ये हुआ है, तो ये अंदर की कहानी है। मतलब जो शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान जो है वो एक की और सेंट्रल उसके तौर के ऊपर सामने आया है, और भारत को इग्नोर किया गया, राइट टू रिप्लाई भी नहीं दिया गया, और उसके साथ साथ जो उनका पहलगाम वाला भी उसमें इंक्लूड नहीं किया गया, और दोनों वज़राए दिफा ने शेक हैंड भी नहीं किया। अब मैं बड़े अदब से कहूँगा कि ये अच्छी बात नहीं है। ये दोनों वज़राए दिफा को चाहिए कि वो हाथ मिलाएं। देखें, आपने फैसला कर लें कि आपने अच्छे तरीके से पड़ोसियों की तरह रहना है या नहीं रहना। ये क्या मजाक है? कभी हम कह रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं, कभी लड़ाई हो रही है, कभी क्या हो रहा है। सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। देखें, इसमें पाकिस्तान ने हमेशा पहल की थी। पाकिस्तान ये नहीं कर सकता अब कि वो पीछे भागते रहें भारत के साथ। पहले हम ये होता था कि इमरान खान का आपको याद है ना कि मोदी टेलीफोन नहीं करता, फ़ोन नहीं उठाता, तो ये पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा अच्छा वो किया। अगर भारत पहल करेगा तो ठीक है, पाकिस्तान उसको रेसिप्रोकेट करेगा। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश बारहा कर चुका है कि पहल करके बातचीत के लिए भी और हर हवाले से, लेकिन भारत वो ख़ुद को एक जो एक उसमें था, एक जोम में था कि हम जो है इस रीजन की पावर हैं और हम जिसको चाहें बुली कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की तरफ से ठीक है। अगर वो नहीं, मैं अब आप अगेन ना पाकिस्तान में मैं नहीं चाहता कि मैं इंडिया बैशिंग करूं, और मैं इंडिया मुखालफीन में नहीं हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, ज़ाहिर है इस मुल्क का से पहला प्यार हमारा ये मुल्क है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ठीक हों। जो आपने फरमाया ना कि जी हमने पहले की ठीक है आपने, लेकिन कुछ पुरानी बातें भी है ना। पुरानी बातें मैं आपको गिन के सुना देता हूँ, फिर आप वो करेंगे कि वो जब चल के आ गए थे आपके यहाँ, तो आपने क्या किया? कारगिल कर दिया। वाजपेयी साहब आए, आपने कारगिल, वो अब नहीं, मैं अभी तक गिनवा देता हूँ ना, मैं अभी तक गिनवा देता हूँ। तो इशू ये है कि जब ये कुरेदने शुरू करेंगे ना, हम उनको पत्थर मारेंगे, वो हमें पत्थर मारेंगे, इससे निकलें बाहर। ये हमें एज मीडिया मैन, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस रीजन, दोनों को समझाना होगा। लड़ाई पता है कब होती है? दोनों में से कोई एक भी अक्लमंद होना लड़ाई नहीं होती, और दोनों ही बेवकूफ़ होना तो तब लड़ाई होती है। ये दोनों को मैं नहीं शाह जी, मैं इस बात से इसलिए मुत्तफिक नहीं हूँ। देखें, लड़ाई तब होती है जब पावरफुल, अगर वो अक्लमंद ना हो और अपनी ताकत का बार बार जो है वो दूसरे को दबाने की कोशिश करे, तो तब भी जो है ना वो लामहला फिर यही होता है। जो एक कमज़ोर होता है फिर वो अपने दिफा के लिए सब कुछ जो है, तो ये इसमें आप वो बार बार कहते हैं ना कि हमारा कसूर ज़्यादा है या नहीं, मैं माजी की बातें बता रहा हूं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो ये जब तक अब जो भारत, देखें, स्टेट की पॉलिसी हमेशा रिफ्लेक्ट होती है लीडर की जो माइंडसेट होता है या उसकी सोच है, या जो एक नज़रिया लेके आया। भारत की पॉलिसी टोटली चेंज हो गई है। इवन विद इन इंडिया भी जो है वो सेक्युलर इंडिया वाला जो एक उनका इमेज था, वो खुद कहते हैं कि हमारा सेक्युलर इंडिया कहाँ गायब हो गया। तो ये एक 2014 के बाद से भारत की सारी सोच, सारी पॉलिसी और सारे नज़रियात सब कुछ तब्दील हो गए। फ़खर, अगर भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करें तो सारे पड़ोसियों को कोई ना कोई नाराज़गी है, ठीक है। ये भारत को चाहिए कि इसके ऊपर गौर करें। भारत इस तरह अगर अपने पड़ोसियों के साथ रहेगा तो नुकसान होगा। हम बात करें पाकिस्तान और भारत की, माजी में बहुत सारे रेफरेंस दिए जा सकते हैं जिसमें हमने पाकिस्तान में ब्लेंडर किए हुए दिए जा। ये मौजूदा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आई बिलीव कि वहाँ पे भारत में भी ये बात सुनी जाएगी
और इस बात को समझा जाएगा कि हम पड़ोसियों से बेहतर तरीके से रहें। खैर आगे चलते हैं। हाँ, मुझे ये बताएं, वो आपकी किसी टॉप ऑफिशियल के साथ भी बात हुई जो ईरान में ख़ासतौर के ऊपर गिरफ्तारियाँ हुई थी मोसाद के एजेंट्स के हवाले से, जिन्होंने बड़ी ख़तरनाक किस्म की कार्रवाइयाँ की हैं वहाँ पे, उसमें किस किस मुल्क के लोग शामिल हैं और क्या क्या उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट के हवाले से सामने? अच्छा, सोशल मीडिया पे बहुत सारी ये चीज़ें चल रही थी कि इंडियंस गिरफ्तार कर लिए उधर। तो मेरी ना ईरान के एक टॉप ऑफिशियल से रब्ता हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि जी हमने, अगेन मैं अफ़गानिस्तान के मुखालिफ नहीं हूँ और अफ़गानों को मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, उन्होंने कहा जी हमने जी आप किसी के मुखालिफ नहीं, मैं मुखालिफ नहीं हूँ, क्यों हम मुखालफत हो, ज़ाहिर है क्यों, वाई वी शुडंट बी। लेकिन उन्होंने कहा कि अफ़गान नेशनल्स कुछ हमने गिरफ्तार किए जिनके ऊपर इस जासूसी का इल्ज़ाम है या अभी साबित भी हो चुके हैं? नहीं, मेरे ख्याल में को 3 बंदों को तो उन्होंने सजा दी है। सबसे पहली बात हुई है कि ईरान के अंदर अपने जासूस बहुत ज़्यादा हैं, कि ईरान की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप मार दी गई तो किसका नाकामी थी? ईरान की नाकामी थी ना, ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी की नाकामी थी, ईरान के जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी नाकामी थी। सबसे पहले तो वो सबसे ज़्यादा जासूस खुद ईरानी है, उसके बाद और लोगों को भी यूज़ करते हैं। और उन्होंने कहा कि जी अफ़गान नेशनल हमने पकड़े हैं। अगेन मैं जो कह रहा हूँ ना कि कोई एक नेशनल को गलत काम करता है उसका मतलब पूरी कौम नहीं होती। अल्लाह माफ़ करे, माजी में हुआ कि पाकिस्तानी कुछ इंटरनेशनली गलत कामों में मुलव्वस हो, क्या पूरे मुल्क को जो है ना वो दोष, तो अगर कुछ अफ़गान नेशनल पकड़े गए हैं ईरान में, इसमें पूरे अफ़गानिस्तान का या पूरे अफ़गानों का कोई कसूर नहीं है। ये बात मतलब कोई रियासत नहीं भेजती आपको जो है जाके वहाँ पे कोई दहशतगर्दी करो या ये जासूसी करो, ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी वो होती अपनी चॉइसेस है। हाँ, अपनी बिल्कुल। रियासतें बाज़ का खुद भी भेजती है, लेकिन इस तरह की नहीं, वो अपनी उसके स्टेट की उसके ज़रिए वो भेजते हैं, वो ये नहीं कि मतलब वो मोसाद के बिहाफ पे वहाँ पे वो जासूसी करे। अच्छा, ये बताएं कि इब्राहिमिक अकॉर्ड अगस्त 2020 में ट्रंप साहब ने शुरू किया था कि जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनकी सुलह करवाई जाए इसराइल के साथ। तो इब्राहिम की फॉलोअर्स, औलाद नहीं, वो मुझे हमारे नेशनल असम्बली के जो हैं खतीब हैं, इमामत कराते हैं, तो वो दुरुस्तगी हमारी करते रहते हैं। अच्छा, बड़ी मेहरबानी उनकी। तो हमारे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने पैगाम दिया था, उन्होंने कहा जी वो औलाद नहीं, वो उनके फॉलोअर्स हैं। तो मैंने कहा जी मैं इस, चूँकि नाजुक मामला है, मैं इस पे बात नहीं करता। तो आप बताएं कि ये सुलह हो जाएगी कोई या क्या होगा अभी? अच्छा शाह जी, इस पे आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बयान है और बड़े अहम शख्सियत का है, वो है स्टीव विटकॉफ, जो ट्रंप के खसूसी नुमाइंदा हैं ये मिडल ईस्ट के हवाले से, और जो कि ईरान और अमेरिका की न्यूक्लियर डील के हवाले से भी ये बातचीत और जो सारा अमेरिका की वो लीड कर रहे थे, उनकी तरफ से आज आया बयान। और उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्दी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट और एक अहम पेशरफ्त होने जा रही है, और वो है एक्सटेंशन, हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं जो इब्राहिमिक जो अकॉर्ड है उसमें, और उसमें मज़ीद ममालिक नए शामिल होने जा रहे हैं। फिर उसके साथ साथ अगर आपको याद हो कि जो 2020 वाला जो इब्राहिमिक अकॉर्ड में इनिशली यूएई मेन प्लेयर था इसमें, जो मिडल ईस्ट में जो जिसने साइन किया, और दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी जो ताल्लुकात भी शुरू हो गए, एम्बेसीज भी दोनों ने बना ली यहाँ पे। बहरैन था, उसमें फिर सूडान ने भी कुछ रजामंदी ज़ाहिर की थी, और उसके साथ साथ मोरक्को ने भी इसके हवाले से कुछ रजामंदी ज़ाहिर की। अब स्टीव विटकॉफ जो इशारा दे रहे हैं उसमें बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये फिर कोई शायद मज़ीद कुछ ममालिक जो है इसमें वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रंप का देखें, ट्रंप ने जो कल परसों खिताब किया है जो नेटो समिट में, उसमें उसने ये कहा था कि वो जो चाहते हैं कि सऊदी अरब भी जो है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतर करे और उनके साथ सफारती ताल्लुकात शुरू करे। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये मिडल ईस्ट और जो मीना रीजन है, जो मिडल ईस्ट एंड नॉर्दर्न अफ्रीका है, उसके कुछ ममालिक मज़ीद शायद ये शामिल हो जाएँ इसमें, और ये इसराइल को बाकायदा तौर के ऊपर तस्लीम एक रियासत के तौर के ऊपर वो शुरू करें। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं समझता हूँ कि ये इस रीजन के अंदर होने जा रही है। वैसे पिछली दफ़ा जो इब्राहिमिक अकॉर्ड के तहत ये जो 3 मुल्कों का नाम था जिन्होंने इकट्ठे तस्लीम करना था इसराइल को, एक था सऊदी अरेबिया, दूसरा था इंडोनेशिया और तीसरा था पाकिस्तान। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अभी इसमें ये तीनों नहीं होंगे, पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जितना भी हो जाए, ये एक कहा जाता है ना कि सऊदी अरब अगर करेगा तस्लीम तो पाकिस्तान के लिए रास्ता जो है वो हमवार हो जाएगा। पाकिस्तान में अभी मुश्किल है, इसका
कोई भी, चाहे वो मिलिट्री लीडर आ जाए, कोई सियासतदान, कोई जितना भी पॉपुलर आ जाए, वो कोई अभी तक जो है मैं नहीं समझता कि वो इसराइल को तस्लीम करने की ये इतनी बड़ी कोई हिम्मत और जुर्रत दिखा सकता है। चाहे वो सऊदी अरब कर भी ले तो उसके बाद भी पाकिस्तान को शायद एक दहाई चाहिए होगी माइंडसेट बनाने के लिए, और उसके लिए तो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान का मुझे नहीं लगता कि कोई इसराइल को तस्लीम करे। और सऊदी अरब के लिए भी अब ये शायद मुश्किल हो जाएगा, खासतौर पर जो गजा में अगर कोई भी मुल्क तस्लीम करे, सबसे पहले लोग पूछेंगे कि आपने गजा के ऊपर क्या किया था, गजा के लोगों का क्या किया, क्या उनके लिए हासिल क्या किया। या तो यह कि आप कबूल करें और गजा के लिए कोई इतनी बड़ी चीज़ ले लें। टू स्टेट जो फार्मूला है, आप फिर इस फ़लस्तीन को भी एक अलहदा रियासत के तौर के ऊपर तस्लीम करवाएं, तो उसके बाद शायद ये कोई रास्ता हो सकता है। बिल्कुल, हाल में यही है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई मालूमात हैं तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।